Past paper question number 3. Drake Limited, a listed company, has 7 components. The following information is available about the components. Component A, B, C, D, E, F, G. यही तो जज्बात पे कंट्रोल करना होता है. अब जी पे रुक जाओ. एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और लॉसेस और एसेट्स. अच्छा, ये एक लफ्ज़ उसने यूज़ किया कंपोनेंट्स. उसने बादशाही मस्जिद नमाज पढ़ने गए हुए थे, हर क्लास में लेट आते हो. अच्छा, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स. अच्छा, इट हैज 7 कंपोनेंट्स. इसके क्या हैं माय डियर? 7 कंपोनेंट्स. का पेज नंबर निकालें 554. अपनी किताब का जो मर्जी निकाल लें, एटलीस्ट उसके फ्यूचर की तो फिक्र करें ना. अच्छा, पेज 554 पर आके पहला जो लफ्ज़ मैंने हाईलाइट किया है, डेट इज 7 कंपोनेंट्स. दीज आर नॉट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स. उसने लफ्ज़ यूज़ किया 7 कंपोनेंट्स. 7 टुकड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के. ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंपोनेंट्स आर रिव्यूड बाय DL CEO. Operating result of all of the above components are reviewed by DL CEO. फिर CEO CO DM होगा ना, यानी ये चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होगा. जैसे घर में डिसीजन मेकर अम्मी होती हैं, तो ये CO DM चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होगा. He is of the view that all components need to be presented separately. रिपोर्टेड सेपरेटली एक ही बात होगी ना. रिपोर्ट कहता है सबको सेपरेटली रिपोर्ट करो इन DL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IFRS 8. तुम्हारे व्यू की ऐसी की तैसी. पहले देख तो लें इंफॉर्मेशन क्या है. कंपोनेंट्स A एंड G exhibit similar long-term performance because they have similar economic characteristics. वो एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाले पैरे से इसने अंग्रेजी उठाई है. But other components do not have similar economic characteristics. तो मेरे ख्याल से इसको कर लेते हैं. एक वर्किंग पेपर में आप कर लीजिएगा, जिसको मैं फेस पे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ. A एंड G. 2600 जमा 125, 2600 जमा 125, 2725. इसको कहते हैं क्वेश्चन के डाटा को सिंप्लीफाई करना. 200 जमा 0 200, तो ठीक है 200 लिखा रहने देते हैं. 2800 जमा 125, हाँ जी 2925. नेगेटिव 300 प्लस 13, नेगेटिव 287. आ, 700 850. इसको मैं वाइट से ना, वाइट से ब्लैक से नहीं करा, इसको मैं वाइट से ख़त्म कर रहा हूँ. तो ये हमने वर्किंग 1 में करना था पेपर में. वर्किंग 1 तो हमारी पता पेट है, लेकिन अब इतने बड़े तो हो जाएंगे. वर्किंग 1 के बाद अगर बेसिक डाटा वर्किंग 2 लिखना तो कर दीजिएगा. इसको वर्किंग 1 में या वर्किंग 0 समझ लें. सवाल स्टार्ट करने से पहले डाटे को हमने सिंप्लीफाई करना था. ऑब्वियसली इन पार्ट बी आई विल नॉट अलाउ यू टू नोट इट डाउन. बहुत सी चीज़ें कर ली हुई आपने ज़िंदगी में, आप कितना करेंगे, समझ आना चाहिए बस कॉन्सेप्ट. और इसके बाद जो है वो अगली लाइन पढ़ते हैं. कंपोनेंट F अर्न्स रेवेन्यू that are only हादसाती to the activities of DL. DL हमारी कंपनी है.
एंड सपोर्ट्स कंपोनेंट सी एंड डी, और ये कंपोनेंट सी एंड डी को सिर्फ सपोर्ट करने के बना हुआ है। भाई ये रेवेन्यू कमा ही नहीं रहा, इट इज नॉट अर्निंग रेवेन्यू, इस एफ इज हेड ऑफिस फॉर सी एंड डी। हमारा ओवरऑल हेड ऑफिस पता नहीं किधर है, वो मुझे नहीं पता। दिस एफ इज हेड ऑफिस फॉर सी एंड डी। हादसाती रेवेन्यू कमाने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही। हादसाती रेवेन्यू कमाने का मतलब यह है इट इज नॉट अर्निंग रेवेन्यू एंड इज नॉट येट एक्सपेक्टेड टू अर्न रेवेन्यू। ऐसा नहीं है, हमने कहा था कि रेवेन्यू ना तो अगर कमाने वाला हो तो फिर भी कर सकते हैं। तो इट इज नॉट अर्निंग रेवेन्यू एंड विल नेवर अर्न रेवेन्यू। इट मींस कि ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पे फेल हो गया, चाहे सीओडीएम इसका अलग डाटा मंगवा रहा है सॉरी मुनासिब हंसी नहीं थी, तो चाहे सीओडीएम इसका अलग डाटा मंगवा रहा है और ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पे फेल हो गया। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। सर हमें तो नहीं ये चीजें नजर आ रही थी से। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, सीओडीएम भी अलग डाटा मंगवा रहा है, बट रेवेन्यू हादसाती वाला है, मेन रेवेन्यू नहीं कमा रहा। सो दैट्स व्हाई these are our operating segments and this is not operating segment, rather head office type। हाँ इसके कोई चीज़ें हुई तो हम ले जाएंगे। किसकी बात करें? ये रेवेन्यू माय डियर, इसका प्लीज ये रेवेन्यू इसका कोई हादसाती रेवेन्यू है, ऐसे उसने शो किया हुआ रेवेन्यू जैसे पता नहीं एक्सटर्नल सेल कर रहा है, ये कोई हादसाती रेवेन्यू कमा रहा है, यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह इसके पड़े होंगे वो बेच दिया होगा। दैट वाज वेरी 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 कंफ्यूजिंग ये दैट लाइन, बट दिस लाइन इज मेकिंग, ये कोई फिक्स्ड एसेट की सेल पे गेन गुन है या फिक्स्ड एसेट की सेल की प्राइस है, तो ये इस किस्म की कोई चीज है। कीपिंग इन व्यू ऑफ CEO's पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस how the above components should be presented in note to the operating segments. Okay. A and G, B, C, D, E. Oh, it's very time consuming. Let's save the time, my dear. Solve repetition. इसकी थ्योरी लिखने के ऊपर बहस कर लेते हैं बजाय कि अब हम ये टेस्ट परफॉर्म करें, और ये आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज आपको पता है मैंने भी काम करने होते हैं और आप तो हर वक्त ही काम करते रहते हैं, आपको तो वेल ही नहीं होती। तो A and G, B, C, D, E इनकी एक्सटर्नल सेल उठा ली, ऑब्वियसली ये काम हमने वो कर लिया हुआ है, तो इनकी एक्सटर्नल सेल उठा लिया आपने 2725, 1600, 1550 और 575 तक उठाने हैं क्योंकि डेट इज़ लाइक हेड ऑफिस, तो ये सारी उठा ली हमने और टोटल फिर इनका करना है सिर्फ। तो मेन बात ये है कि यहाँ F नहीं उठाना और A और G को इकट्ठा करना है। इंटर सेगमेंट सेल आ गई, प्रॉफिट्स आ गए, एसेट्स आ गए। सो अब 10% टेस्ट लगा लेते हैं। 645 नहीं सॉरी 736 है ना, तो इसलिए इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें और पकड़ लें, ठीक है इसको पकड़ लें। बाकी प्रॉफिट्स और लॉसेस का अलग टोटल कहीं हुआ हुआ है। प्रॉफिट्स 533 हैं, लॉसेस 912 हैं। आज आपकी इजाज़त से मैं 912 यहाँ लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना। 912 91 अगेन वही तीन पकड़े गए। 191 मुझे भी ले जाओ, चप मुझे भी ले जाओ। ओह यस, यहाँ देखा हम डी ट्रैक हो गए थे थोड़े से। अब 75% टेस्ट में ये उठाते हैं, ये उठाते हैं और ये उठाते हैं और डिवाइड करेंगे इस पे, मेरे ख्याल से आ ही जाना 75%। तो 75% टेस्ट की ज़रूरत शायद लगा के पता चला कि नहीं थी ज़रूरत, ऑलरेडी 91% हो रहा है। सो द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर A and G, C and D. These are reportable and these two are like
पेंट एंड फार्मा, शायद मेरे ख्याल से, और दीज आर लाइक केमिकल, पॉलिएस्टर, पेंट एंड पॉलिएस्टर। ओके, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। नहीं, वर्किंग आगे तो किसी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्री वाइज सेल नहीं दे रहा और कोई मेजर कस्टमर की डिटेल नहीं है, तो वहाँ तो हमारा ज़हन नहीं जाना चाहिए। अब रिपोर्टेबल पकड़े गए हैं, इस डेटे को इकट्ठा करके मैं 37.1 में लेके जा सकता हूँ, इन सबको जमा करके नहीं, अलग अलग। 37.1 में ये सब अलग अलग जाएंगे, लेकिन ये दोनों 37.1 में जमा हो जाएंगे। लेकिन जब 37.2 होगा तो फिर ये सब भी जमा हो जाएंगे, और इनका तो जमा हुआ हुआ ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इसमें फिर हेड ऑफिस वाली एडजस्टमेंट और आपस की सेल की एडजस्टमेंट करके फाइनल नोट बन जाएगा। लेकिन मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूं कि सवाल क्या पूछ रहे हैं। कीपिंग इन व्यू द सीईओ's पॉइंट ऑफ व्यू, यार वो व्यू बहुत ही फारिग था। वो कहते हैं कि सारे प्रेजेंट होने चाहिए सेपरेटली, ये व्यू फारिग सा है। डिस्कस हाउ द अबव कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट of operating segment in accordance with IFRS 8. How the above components will be presented. मेरे ख्याल से मैं 37.1 की ही डिस्कशन ICAP मांग रहा है, 37.2 की डिस्कशन तो नहीं मांग रहा। 37.2 की हल्की फुल्की डिस्कशन करनी है रिकॉन्सिलिएशन की तो हम कर देंगे, 37.1 की डिस्कशन वुड बी एनफ। ओके, तो कीपिंग इन व्यू, डिस्कस हाउ द अबव कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड मीन्स वेदर दे शुड बी how the above should be presented, whether they should be presented as reportable or non reportable। how present करें उनको, रिपोर्टेबल के तौर पे प्रेजेंट करें या नॉन रिपोर्टेबल के तौर पे प्रेजेंट करें। तो लिखना शुरू करें। पहला तो उसको ये बताएं ना कि तुम्हारे डेटा में एक मसला है। लिखें कंपोनेंट ए एंड जी exhibit similar long-term financial performance। ये किताबें दे दो। कंपोनेंट ए एंड जी exhibit similar, ये मैं सवाल से उठा रहा हूं, exhibit similar long-term performance because they have similar economic characteristics। So they will be aggregated। full stop। after aggregation component A and G meet %10 टेस्ट। अब ये सर्कल जरा देखिएगा, इधर देखें, इसके नीचे सिर्फ 2 सर्कल है, इसके नीचे 3 सर्कल है, इसके नीचे 3 सर्कल है। तो ए एंड जी मीट, क्या लिखवाया कहां तक, 10% टेस्ट फॉर टोटल सेल प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। वो जो पास पेपर का क्वेश्चन 1 में रीजनिंग लिखवाई थी एक दफा, वो वाली बात है ना। कंपोनेंट ए मीट्स 10% टोटल सेल्स प्रॉफिट एंड एसेट्स टेस्ट, therefore
It is a reportable segment. It is a reportable operating segment. आगे चलें। सी डी को पहले लिख लें या बी ई को, सी को लिखें। कंपोनेंट सी meets the 10% total sale and profits and 10% profits test. प्रॉफिट स्लैश लॉस टेस्ट लिखना चाहिए, 10% प्रॉफिट स्लैश लॉस टेस्ट। Therefore, it is also a reportable operating segment. अब मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ जो आई कैप ने किया हुआ है कि कंपोनेंट डी ऑल्सो मीट्स ऑल 10% टेस्ट। आई कैप ने ये लिखा हुआ है डी विल बी प्रेजेंटेड एज सेपरेट सेगमेंट बिकॉज इट मीट ऑल टेस्ट्स। तो हम तो डिटेल में लिख रहे थे ना, जैसे ए एंड जी के लिए डिटेल में लिखा था, थोड़ा सा ज़रा करें, 2 नंबर ही मारें, आप टाइम सेव करें। कंपोनेंट डी विल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड एज a reportable segment as it meets all of 10% tests. Okay. As far as component B and E is concerned, as far as component B and E are concerned, they do not meet they do not meet %10 threshold. They do not meet any of the 10% threshold. They do not meet any of the 10% threshold. And further, आपको हाथ खड़ा करके बताया आगे क्या लिखेंगे। एक्सेलेंट। एंड फर्दर, अच्छा इसके लिए ना फिर वर्किंग आपको करके आनी पड़ेगी 75% टेस्ट वाली। एंड फर्दर A and G and C and D external sale is already covering, and further A and G comma C D external sale is covering 75% of entities external sale, is covering 75% of entities external sale. So further segments need not be identified. पता नहीं कंक्लूजन लिखा है या नहीं लिखा शुरू में, अगर नहीं लिखा कंक्लूजन शुरू में तो आप लिख लें। सो B and E should be, अब 37.1 में बताएं इसका नाम क्या रखा था।
So B and E should be combined in the category all other segments. Others तो नहीं लिखा था हमने तो क्लास में, all other segments लिखा था. So B and E should be combined in all other segments category. Segment F is earning incidental revenue only. So it does not fall. So it does not fall under the definition of operating segment. So इधर देखिए. So this component will be presented in reconciliation in other adjustments. हाँ जी. तो सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस को ज्यूम करने की बजाय बस ये समझें कि जो चीज़ें आपने घर में करनी थी वो इकट्ठे बैठ के कर रही हैं. वो ऑब्वियसली आप लोगों ने तो घर को कभी टाइम निकाल के कभी ना कभी तो पास पेपर क्वेश्चन 3 करना ही था. मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह जो FR 2 में बच्चे बैठे हुए हैं वो इतने तो ज़रूर हैं कि वो आखिरी दिनों में कोशिश करेंगे कि पास पेपर के सवाल सर ने नहीं भी कराए उनको ज़रा हाथ डाल के तो देखें आप लोग इतने तो हैं. तो ये तो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता, बल्कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आपके लेवल का बच्चा पास पेपर के लेटेस्ट टाइम के सवाल छोड़ के जाएगा जो किताब में भी डले हों. तो वो भी तो आपने करना ही था, तो वो जो फरवरी में करना था वो भी कर रहे हैं. चलें जी, एथिक्स निकाल लें. अच्छा, मैं इसका आई कैप का सोल्यूशन पढ़ा हूँ. देर में बी आ गैप, बट अगर कोई पॉजिटिव चीज़ इसमें नज़र आई तो उसको हम ऐड कर लेंगे अपने सोल्यूशन में. कॉन्ट्रेरी टू CEO's पॉइंट ऑफ व्यू, ये लफ्ज़ अच्छा था एक. Contrary to CEO's point of view, DL components should be presented in the note of operating segment in the following manner. E and G may be presented as an aggregated segment because they have similar economic and when combined meet all the quantitative thresholds. C will be presented as a separate segment because its loss. यार इसकी जगह हमें रेफर वर्किंग 1 लिख देना चाहिए था. जब हम कह रहे थे ना कि C का ये है, D का ये है, तो रेफर वर्किंग 1 लिख देना चाहिए था बजाय कि यहाँ पे फिगर्स लाएं. लेकिन यहाँ पे वो फिगर्स नहीं लाया और यहाँ पे एक दो चीज़ों में मैच कर रहा था तो फिगर लेके आ गया. कोई तुक नहीं है यहाँ पे फिगर लाने की. तो फर्दर इट्स रेवेन्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 736.3. अब ये क्या तो कहे, तो फिर सारी बातें तुम इधर भी करते हैं. इधर ऑल था इसलिए थ्योरी वो डन, फिगर्स नहीं डालनी, इधर वो था. तो डी विल बी प्रेजेंटेड एज सेपरेट सेगमेंट बिकॉज इट मीट्स द ऑल था. इधर भी उसने फिगर्स डालने की कोशिश की. कंपोनेंट बी, ई एंड एफ विल बी प्रेजेंटेड एज अ कंबाइंड कैटेगरी ऑफ ऑल अदर सेगमेंट्स फॉर फॉलोइंग रीजंस. यार ये अब डिबेटेबल पॉइंट है. इसने इसको ऑल अदर सेगमेंट्स में डालने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने अच्छा जवाब लिखा है. आई कैप से भी इस पर बात हुई थी. आई कैप ने कहा था किसी हद तक वो बात भी एक्सेप्टेबल है कि इसको अदर एडजस्टमेंट्स में डाल दिया जाए. लेकिन आई कैप ने फ़िलहाल इसको कहा है कि ऑल अदर सेगमेंट्स में डालें, यानी 37.1 में ही डाल दें. लेकिन बेहतर है रिकॉन्सिलेशन में ले जाएं. मोर देन 75%, इट इज़ 91% ऑफ रेवेन्यू इज रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसको हमने कवर्ड लिखा था. सो एडिशनल रिपोर्टेड सेगमेंट नीड नॉट बी identified. B is an operating segment but fails to meet any of the test. E is an operating segment but fails to meet. अब देखिए चीज़ें बिल्कुल आसान है, लेकिन जब पढ़ता है बंदा तो सॉल्व करने लगता है, कहता है यार पता नहीं थ्योरी का पेपर आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था. सेगमेंट F डिस्पाइट हैविंग एसेट्स ऑफ 300 मिलियन विच आर ग्रेटर देन 191. भाई हेड ऑफिस टाइप चीज़ों के तो ये कंपेयर ही नहीं करना होता, बिला वजह कंपेयर करके प्रेशर डाल रहा है कि एसेट्स इसके ये हैं, सारे एसेट्स 2210 हैं, तो इसके एसेट इतने हैं, तो इस वजह से ये है. अब इस डिस्कशन की क्या ज़रूरत है. Fails to meet the definition of operating segment. This is because its revenue are only incidental to the activities and as a result it does not meet the definition of an operating segment. लेकिन हमने ये नहीं कहा अदर सेगमेंट्स में डालें, कहा है कि इसको रिकंसाइलिंग आइटम में अदर एडजस्टमेंट के डाल दें. बस ये थोड़ा सा फ़र्क था हमारे और इसमें,
और ये एक अच्छी लाइन लगी थी हमें, कॉन्ट्रेरी टू सीईओ's पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एथिक्स निकालें। पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। माय डियर, पढ़ो ना हाथ खड़ा करके, फिर मुझे बताओ उर्दू में क्या हुआ है। हाथ दोगी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अंग्रेजी पढ़ के पूछ रहे हैं उर्दू में बता दो क्या हुआ है, मुझे ये भी नहीं समझ आएगा। मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करूंगा। जी प्लीज रेज योर हैंड्स। थोड़ा सा मैं मानता हूँ ये जो फिक्रा है ना, ये वाला बस ये है थोड़ा सा, इसकी वजह से अगर, लेकिन आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट ऐसा चल रहा है कि अगर ये लाइन ना भी अंग्रेज़ी की कमी की वजह से हमें समझ आई हो, तो आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट कुछ बता रहा है। जिसको रीडायरेक्टेड का लफ्ज़ नहीं भी समझ आया, तो थोड़ा सा आगे पीछे की कहानी पढ़ के बताए कि क्या हो रहा है। नहीं, पूरी कहानी बतानी है ना। देखें, कोई बंदा आपके पास बैठा है, उसके वैल्यू ठीक करनी चाहिए, पूरी तरह कहानी बताए ना, हुआ क्या। सादा सी के एक बॉस था, उसने अपने एम्प्लॉय को बुला के कहा कि बिल आ गया, अब आप सुना दें हाथ खड़ा करके क्या हुआ है। जी वो ठीक है, वो बात अभी छोड़ दें। ये ऐसा वो करने को क्यों कह रहा है, क्या हो रहा है, ये आपने बात नहीं की। बिल्कुल यहाँ तक तो सही कह दिया। अच्छा भाई, इसमें बॉस जो है ना, उमर उस्मान को असल में रिश्वत की पेमेंट देने को कह रहा है, उसको रिश्वत देने को कह रहा है। कहानी कुछ ऐसे है कि हमने किसी बंदे को रिश्वत देनी थी, क्योंकि उसके आगे जानने वाले बड़े लोग हैं। हम कॉलेज वाले हैं, हम कॉलेज चला रहे हैं। हमने प्रिंसिपल साहब किसी कॉलेज को जाके कानों में बताया कि, अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ, अब जारी बात है, प्रिंसिपल साहब के किसी एफएससी के मैट्रिक के प्रिंसिपल साहब को कहा हमारे कॉलेज वालों ने कि आपको हम 10 लाख रुपया दे देंगे, आपने एक काम करना है, आपने हर क्लास में जाके सीए की और फिर उसके बाद हमारे कॉलेज की ऐसी तारीफ़ करनी है, ऐसी तारीफ़ करनी है, ऐसी तारीफ़ करनी है कि अगर बच्चे आने शुरू हो गए तो हम जो है वो आपके मज़े लगवा देंगे, तो हम आपको जो है वो ये पेमेंट करेंगे और भी आपको पैसे पुसे देते रहा करेंगे। हालांकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने रिश्वत ली हुई है। बच्चे तो कहेंगे कि प्रिंसिपल साहब हमारे भले के लिए आके इस कॉलेज की तारीफ़ कर रहे हैं, हालांकि मार्केट में जाके हमें बाकी कॉलेजेस भी देखने चाहिए। तो वो बच्चे को बिल्कुल नहीं पता, और हम बाहर बाहर से
प्रिंसिपल साहब को पैसे देने हैं इस चीज़ के। अब हम वो पैसे देना चाहते थे, तो अब हमें उसका कोई हल नज़र नहीं आया। तो मिसाल के तौर पे पता चला कि प्रिंसिपल साहब वगैरह का कोई एडवर्टीजमेंट का काम भी है, अखबारें भी हैं प्रिंसिपल साहब की, या कोई न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं, या कोई यूट्यूब पे चैनल भी चलाते हैं। तो प्रिंसिपल साहब से वैसे ही हमने कहा, यार आप अपना स्कूल भी चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट का काम भी करते हैं, तो हमारी एक एडवर्टीजमेंट चला दें, उसका बिल तकरीबन ₹1,00,000 बनेगा, लेकिन हम आपको पेमेंट 10 लाख की करा देंगे। तो अब वो जो लोग होंगे, कोई आके हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे प्रिंसिपल साहब से इश्तिहार चलवाया था क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, लेकिन उधर से वो हमें सेल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों से पकड़ के दे रहे होंगे, तो उसके 9 लाख पेमेंट होगी। वो पूरी की गेम तो ऐसी डालनी है ना कि वो खाली रिश्वत ना हो, पूरा खर्चा रिकॉर्ड हो बिजनेस की किताबों में। तो वो 10 लाख खर्चा रिकॉर्ड होगा, देखने वाले समझेंगे प्रिंसिपल से एडवर्टीजमेंट चलाई है, हालांकि मोबाइल यूज़ करें। हालांकि हकीकत ये होगी कि हमने प्रिंसिपल से एडवर्टीजमेंट नहीं चलवाई, हमने जो है वो प्रिंसिपल से सेल कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़वाए हैं। तो काम उससे थोड़ा करवाया है, पैसे उसको ज्यादा दिए। ये मैं सुनना चाह रहा था, किसी हद तक पहुंच गए थे आप लोग, पता नहीं कहां। मैं ये नहीं कह रहा, इसके जवाब की तरफ पहुंच गए थे, किसी हद तक पहुंच गए थे आप लोग। उस्मान इज अ सीए एंड हैज बीन वर्किंग एज फाइनेंस। एथिक्स को इजी लेना, ऐसे देखें जैसे जो है वो ISL में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कैलकुलेट हो रही हैं। एथिक्स के सवालों को भी ऐसे करें। उस्मान इज अ सीए एंड हैज बीन वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर इन मेहरान लिमिटेड। तो मेहरान वैसे तो हमारे यहाँ गाड़ियाँ हैं, तो फ़र्ज़ करें ये गाड़ियों वाली कंपनी ही है। तो ये उस्मान जो है वो गाड़ियों वाली कंपनी के अंदर जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर है, और इसका बॉस CEO है जिसका नाम सवाल ने नहीं बताया, सवाल हिडन रखा है क्योंकि 2 नंबर बंदा है, उसका नाम हिडन रखा है सवाल वाले ने। रिसेंटली उस्मान हैज रिसीव्ड अ बिल इशूड बाय एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने एक बिल बना के दिया है। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ वालों ने एक बिल बना के दिया है कि आप लोगों ने मेहरान गाड़ी का ऐड चलाया था, विच इज़ ड्यूली अप्रूव्ड फॉर पेमेंट बाय डायरेक्टर मार्केटिंग। डायरेक्टर मार्केटिंग भी असल में मिला हुआ है, अभी तक मुझे पता नहीं चला, वो अगली लाइन पढ़ के पता चला है। डायरेक्टर मार्केटिंग ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, डायरेक्टर मार्केटिंग ने कि हाँ इतनी मार्केटिंग उन्होंने करके दी है हमें। उस्मान का ख्याल है कि जो अमाउंट इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुई है, इट एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए के इश्तिहार उसने चला के दिए और बिल मुझे 30 लाख रुपए का बना के दे दिया, क्योंकि शायद जियो के जो ओनर हैं उनका आर्मी के किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट है और आर्मी वालों ने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां देनी है, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट हमें पकड़वा के दे देगा। ये एक मिसाल सी दी है। सो असल लाइन ये थी, अमाउंट अग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने वादा किया तुम्हें पैसे देने का, इट फार एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस। ये सर्विस की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। टू बी प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो काम किसने करके दिए हमें? एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों ने। एंड दैट पेमेंट वुड बी रीयूज्ड, और अब वो जो ज्यादा पेमेंट एक्सेस, दैट वुड बी रीयूज्ड टू ऑब्टेन वो हमें एक सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के देंगे, इस वजह से हमने उनको रिश्वत दी है। ही हैज डिस्कस्ड द मैटर विद CEO के पास चला गया, सर मेरे ख्याल से 5-10 लाख रुपए की सर्विस हमने इस्तेमाल की और 25-30 लाख की पेमेंट कर रहे हैं टू प्रोसेस द पेमेंट। CEO he has discussed the matter with CEO who has advised him and has asked him, more or less सेम ही लाइन है, एडवाइस बड़ों की भी हुक्म ही होता है। Who has advised him to, लैंग्वेज सॉफ्ट होने से इंटिमिडिएशन थ्रेट खत्म नहीं हो जाएगा कि लैंग्वेज सॉफ्ट है तो इंटिमिडिएशन थ्रेट खत्म कर दें, नहीं, इंटिमिडिएशन थ्रेट भी रहेगा। Who has advised him to process the payment in our business interest। अच्छा, पिछले सवाल का ना सोल्यूशन रह गया है, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। ये मैंने मेन क्लास के अंदर समझाना है, इसको सेफगार्ड्स कहते हैं, ये मैंने नहीं बताया था अभी पिछली क्लास में। Who has advised him to process the payment in ML's business interest। बिजनेस इंटरेस्ट क्या है हमारा यार, अब तो बता दें, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। टू ऑब्टेन अ सेल, सर्विस तो दे चुका है भाई, वो एड चला चुका है उसने, अब हमें अगला काम क्या पकड़ के देना है? सेल कॉन्ट्रैक्ट। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड उस्मान, अब ये वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। इफ द सेट कॉन्ट्रैक्ट इज सिक्योर्ड द मैनेजमेंट स्टाफ विल बी एंटाइटल्ड टू अ हैंडसम बोनस। अब ऑब्वियसली फाइनेंस डायरेक्टर मैनेजर पता नहीं है नहीं है, अब ये इंडिकेशन तो यही दे रहा है कि शायद इसको भी मैनेजर की कैटेगरी में समझा जाएगा, हालांकि फाइनेंस डायरेक्टर एक बड़ा ओहदा है।
ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ सीईओ इज इन द ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल्स, ये बॉस के लिए सवाल है। ऑल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स विच उस्मान में फेस, सेफ गार्ड्स अभी मैं नहीं कर रहा डिस्कस, तो जवाब इंशाल्लाह हमारा वहीं पे रहेगा। इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी की 2 लाइनें कॉपी पेस्ट करके आएंगे, उसके बाद हाथ खड़ा करके क्या लिख के आएंगे, हाथ खड़ा कर इंटेग्रिटी में क्या लिख के आएंगे, ऐसा करें ना, वो सुबह वाला सोल्यूशन खोल लें, तो कोई लाइन बनाने की कोशिश करे। जी अब नहीं वो कॉपी पेस्ट वाली इंग्लिश छोड़ दें, 1-2 लाइन आप ऊपर से लिखाएंगे, उसके बाद हाथ खड़ा करके बताएं क्या लिख के आएंगे। प्लीज एनीवन जी। ये भाई क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, ये भाई इंग्लिश सवाल से नहीं उठा रहे, कोई इंग्लिश सवाल से उठाए तो मसला हल है। आप ही ट्राई करो। हाँ, in this case the CEO is advising him to make a payment where the amount agreed to be paid is exceeding the value of service, so he is in the breach of principle of integrity। आगे बताएं जी। ऑब्जेक्टिविटी, क्या करने को कह रहे हैं वो इंटेग्रिटी में जरूर बताएं। अब जरा ऑब्जेक्टिविटी में क्यों करने को कह रहे हैं ये भी जरा बताना है। अब कोई हाथ खड़ा करके बताए, इसमें क्या क्यों दोनों डिस्कस करें, बस हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करके बताएं जी, जल्दी करें ना, हाथ खड़े करें। आसान है, कोशिश करें। आप बताओ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ही हैज कंप्रोमाइज्ड ऑब्जेक्टिविटी, वेल डन। वो पिछला सॉल्यूशन खोल के रखें स्टैंडर्ड पैटर्न पे जो हमने नोट किया था, ही हैज कंप्रोमाइज्ड ऑब्जेक्टिविटी। मुझे नहीं पता पिछले सॉल्यूशन में ये लिखा था या नहीं लिखा था, लेकिन फिक्रा आपने अच्छा बोला है। आगे, बिकॉज ही वांट्स टू एक्सीड समवन एल्स, प्लीज हाथ खड़ा करें ना। हाँ बोलें। he has compromised objectivity because he is asking him to make the payment which far exceed the value of service just to obtain a sales contract। चलें, इट्स एनफ आई थिंक। अब आखिरी में तो खुद ट्राई कर लें। प्रोफेशनल बिहेवियर थोड़ा सा मैं शुरू करा देता हूं। CEO इज डिस्क्रेडिटिंग द प्रोफेशन। आगे बोलें जी। आप इधर से 3rd नंबर पे, सेकंड नंबर पे इनको उठाएं जरा। हाँ बोलें आप। डिस्क्रेडिटिंग बोलें। हाँ ठीक है, बाय ही इज डिस्क्रेडिटिंग द प्रोफेशन बाय आस्किंग हिम टू मेक एक्सेस पेमेंट जस्ट टू ऑब्टेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसकी तरफ आ जाएं। सेल्फ इंटरेस्ट और इंटीमिडिएशन थ्रेट। इंटीमिडिएशन थ्रेट वाली इंग्लिश अब कोई बोले। उस्मान, हाँ बोले। उस्मान हैज अनड्यू इन्फ्लुएंस, मे फेस अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, इस तरह की इंग्लिश लिखवाई थी पिछली क्लास में, ठीक है, नहीं हैज लिखवाई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सब लफ्ज सॉफ्ट हो गया ना, एडवाइस, तो मे फेस, ठीक है। जब बोले उस्मान मे फेस, हाँ बस ठीक है, उस्मान मे फेस द अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज CEO इज आस्किंग हिम टू मेक द पेमेंट। आगे चलें, आगे बोलें
सेल्फ इंटरेस्ट। अब कोई और बताए, ये दरवाजे के साथ जो स्टूडेंट्स हैं इनमें सेकंड नंबर पे इनको जरा मुतवज्जे करें। हाँ आप बताएं, दरवाजे के साथ, बिल्कुल बोलें जल्दी। इससे पिछली रो में बोल दें, इससे पिछली रो में बोल दे कोई। बोलें सेल्फ इंटरेस्ट। इन दिस केस he has excellent. That if he obtains the contract, he will receive a handsome bonus. So there is a self interest rate. Okay, nice. Question 3. कोई हाथ खड़ा करके उर्दू में समझाए। कोई हाथ खड़ा करके उर्दू में बता दे भाई। मैं इतने अरसे से अंग्रेजी को उर्दू में तर्जमा करता रहा बचपन में, मैं नहीं बता पा रहा। लगता है मेरे अंदर मैं है। बताएं, कुछ मौके अपने आप को शो करना होता है जब अगला कह रहा है। अब आपको एक चीज आती है और अब आप नहीं बता रहे तो फिर ये बाकियों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। पूछ लेने माते ज़्यादा पढ़ानी आती है, अब आपको आती भी हो, आप खामोश बैठे हो, नहीं मैं तो शर्मा रहा हूँ, लोगों के सामने आ जाऊंगा। कुछ मौके अब फिर बताने के होते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, चलें बताएं। आई एम शॉक्ड। क्लोज करो यार, कोई फायदा नहीं इन लोगों क्लास लेने का। कोई है तो बता दे फिर, कोई है तो बता दे, हाथ खड़ा कर दे। क्या हुआ सवाल में, जल्दी। बस बताओ ना बताओ, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये लें आपके लिए मूंगफलियों का तोहफा। कम से कम इसने बोलना तो शुरू किया ना। बता दो ताकि थोड़ी सी वापस ले लूं मैं। बताओ आप। एक्सेप्टेंस नोट किस चीज का तैयार करना है माय डियर? यूएसबी यूएसबी दे रहा है, सीडी दे रहा है। चलें कोई और बता दे। जी बताएं। सीएल अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है। यूएसबी बैंक ज्यादा रेट डिमांड कर रहा है। हाँ ये एक उसका जाती लोन के लिए उसने एप्लीकेशन दी हुई है। ओके जी बिल्कुल, वेल डन। मूंगफलियां अच्छा। रिक्वायर्ड ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ आबिद मे बी इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, तो उमर शेख एसी इज ए मैनेजर फाइनेंस एट चार्मिंग लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू आबिद। तो उमर शेख ऊपर देखिए मैंने मैनेजर लिखा है और सीएफओ के साथ मैंने आबिद लिखा हुआ है अपनी राइटिंग से। हु इज, ये साल पुरानी राइटिंग है। हु इज सीएफओ ऑफ सीएल। आबिद इज ऑल्सो क्लोज रिलेटिव ऑफ मेजर शेयर होल्डर ऑफ सीएल। इस लाइन से किस थ्रेट में क्या फर्क पड़ेगा?
मेरे माय डियर, फेमिलियरिटी तो इनकी आपस में नहीं है, इंटीमीडिएशन थ्रेट में इजाफा हो जाएगा इससे, इंटीमीडिएशन थ्रेट में इजाफा हो जाएगा। जब आपको पता चले ये बॉस है, ये बात भी काफी थी डरने के लिए, लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये बॉस भी है और साथ जो है वो इसके साथ साथ जो है वो डायरेक्टर्स का भी चहीता है, तो इसका मतलब है फिर तो बॉस ही बॉस है सब कुछ, इंटिमिडेशन थ्रेट में इजाफा हो जाएगा। CL इज नेगोशिएटिंग एन इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट विद बैंक। CL ने लोन लेना है बैंक से इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इन बिजनेस इन फॉरेन मार्केट्स। यार कितने लोगों को यही बात समझ आई थी लेकिन ऐसे बताते हुए झिझक रहे थे। ये झिझकने वाले क्लास के बाद आए, इनकी तरह झिझक निकालते हैं आज डंडे मार मार झिझक, निकल झिझक, निकल जा झिझक, झिझक बोली नहीं निकलना मैंने, निकल झिझक। द रेट कोटेड बाय यूएसबी इज कम, बचपन में कहते होते थे इसका, शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहे, बचपन में हमने तो ये सुना था। द रेट, तो हमने स्कूलों में तकरीरें करनी शुरू कर दी थी, चलो यार। द रेट कोटेड बाय यूएसबी इज कंपैरेटिवली हायर, रेट जरा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं यूएसबी देन एग्जिस्टिंग रेट्स बीइंग पेड बाय सीएल। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसबी, यूएसबी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मीटिंग हो रही थी, ये एक तीसरा बंदा आ गया कहानी में, वेयर उमर शेख वाज आल्सो प्रेजेंट। इसका मतलब है आबिद तो था ही, आबिद तो, क्यों नहीं आप इस तरह देख रहे कि ये फिगर जो है वो कैरिंग अमाउंट में जानी है, ये टैक्स बेस में जानी है, किसी ने कभी इधर कोई हाथ रख रहा है, कोई इधर रख रहा है, ये उसी तरह देखे ना जैसे कि ये ऐड होनी है करंट टैक्स में या लेस होनी है, उधर जितना टेंटिव हुए होते थे उस तरह की टेंशन दे दें मुझे। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वेयर उमर शेख वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, जहां उमर शेख प्रेजेंट था तो आबिद भी तो था ना। आबिद ने बताया कि मेरे चांद ने हाउस फाइनेंसिंग के लिए पिछले महीने लोन लिया है, तो एकदम जो है वो उमर शेख उसकी हंसी छूट गई कि ये तो हमारे दफ्तर के लिए लोन लेने आए थे और इस लोन लेते लेते इसने अपने बेटे की बातें शुरू कर दी। अभी थोड़ी देर बाद इसको अपनी बेटी याद आ जानी है, फिर थोड़ी देर बाद बेगम ने कोई चीज़ लेनी होनी है, तो लेकिन अब इसने कंट्रोल की क्योंकि बॉस था। आबिद रिवील्ड दैट, तो और उमर शेख ने कहा प्लीज एक मिनट, बाहर से हंस उसके वापस आ गया। वो अभी भी लगे हुए थे बेटे का लोन, बेटे ने घर बनाना है, किसी तरह मेरे बेटे का घर बन जाए बस। इन यूएसपी लास्ट मंथ बट हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएसपी सो फॉर, अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आबिद ने रिक्वेस्ट की है ईवीपी, अच्छा अभी भी आबिद उसी की बात पे लगा हुआ है, दोबारा हंसने चला गया उमर, अभी तक कहते हैं यार इसको एक्सेप्ट कर लो। ईवीपी भी वो उनके से ज़्यादा था, वो भी वही, उसने भी वही बातें शुरू कर दी। ईवीपी ने कहा मैं इस मैटर को इंशाल्लाह खुद देखूंगा, तुम परेशान ना हो। मीटिंग के कंक्लूजन में आबिद शर्मिंदा शर्मिंदा उमर शेख को कहने लगा कि एक नोट बना दो, शर्मिंदा तो अंदर से था ना, ऊपर से तो नहीं शो करेगा। टू प्रिपेयर, दोनों लिफ्ट में जा रहे थे, लिफ्ट में जाते हुए उसने कहा तूने नोट बनाने हैं, तो उसने कहा मैं भी तो तुम नोट बनाने आया हूँ। तुमने कहा वो वाले नोट नहीं जो तुझे महीने के एंड पे मिलते हैं, मैं दूसरा नोट कह रहा हूँ। आबिद आस्क्ड उमर शेख, तो आबिद ने उमर शेख को जाते हुए लिफ्ट पे कहा इस वक्त ईवीपी मौजूद नहीं है। टू प्रिपेयर अ नोट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ गेम डालो, जिनके पास मैं नौकरी कर रहा हूं और जो मेरा रिलेटिव है उनके साथ गेम डालो। पता नहीं आस्तीन के सांप आप लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कहते हैं जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूं, जिस कंपनी का मैं खा रहा हूं उस ये क्या कर रहे थे, पेड़ मारो इसको, मोबाइल यूज कर रहे थे। दोस्त मैसेज कर रहा था कब फ्री हो गए, 1 2 3 नोटिफिकेशन नजर आ रही हैं, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं। आबिद आस्क्ड उमर शेख टू प्रिपेयर अ नोट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें उसने प्रपोज किया है कि हाई रेट एक्सेप्ट कर लो। अब बताएं बॉस ने
क्या गलत काम करने को कहा है? बुक एडजस्टमेंट्स करने को कहा है, रॉन्ग पेमेंट करने को कहा है, या आस्क टू प्रिपेयर अ नोट टू एक्सेप्ट द हाई रेट। हाई इसमें यहां तो नहीं लिखा ना, क्या करने को कहा है? तो बॉस में इंटेग्रिटी कैसे नहीं है? उर्दू में वैसे बोल लेते हैं आप लोग, ये आई रियली अप्रिशिएट यार, ये कम से कम एक अच्छा साइन है, कम से कम। चलो ठीक है, उर्दू में करें ये सवाल। तो बॉस ने क्या करने को कहा है? हाई रेट एक्सेप्ट करने को कहा है। दूसरी बात, अब ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आ जाए, इस वजह से इंटेग्रिटी नहीं है। अब न्यूट्रल क्यों नहीं है बॉस? क्योंकि हाई रेट एक्सेप्ट कर लेगा, इधर से मरवा देगा डायरेक्टर को, और उधर से 2 कनाल के घर में एंटर होके कोठी का बोर्ड लगाएगा, ऊपर माशाल्लाह लिखेगा, हाजा मिन फजली रब्बी लिखेगा, और फिर उस घर के अंदर एंटर होगा और कहेगा ये माशाल्लाह यार मेरे बेटे की दिन रात की मेहनत मेरी वजह से, दिल में बोल रहा होगा। तो ये न्यूट्रल नहीं रह रहा। और तीसरी बात, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर में यहां आप एक और बात भी लिख के आ सकते हैं। एक तो ये मेरे ख्याल से प्रोफेशनल बिहेवियर में यहां 2 बातें लिख के आ सकते हैं। हाथ खड़ा करके बताएं क्या 2 बातें लिख के आ सकते हैं? एक्सेलेंट, मीटिंग में बेटे की बात। जिंदगी में कभी मीटिंग में बेटे की बात नहीं करनी। ये क्या बात तुमने कर दी, मीटिंग में बेटे की बात? मीटिंग में बेटे की बात नहीं करनी, और किसकी बातें करनी है? आपको पूरा फिक्रा बोलना चाहिए था। मीटिंग में बेटे के लिए घर का लोन लेने की बात नहीं, मीटिंग में बेटे की बात कर सकते हैं, मीटिंग में घर का लोन लेने के लिए बेटे की बात नहीं करनी, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है। एक तो ये एक्शन है जो डिस्क्रेडिट कर रहा है प्रोफेशन को, क्योंकि उधर कोई हो सकता है कस्टमर बैठे हों, उन्होंने कान लगाया हो, और वहां भी वो कान लगा के सुन रहे हो कि सीए ये हरकतें करते हैं, लोन लेने आए हैं दफ्तर के लिए और बात कर रहे हैं बेटे की। शुक्र है रिश्ता नहीं मांग लिया, पीछे यही रह जाना था। अच्छा, आगे चलें। ये लफ्ज़ आ गया था ना असल में, मैं इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो नेक्स्ट, वो तो ऐसी बातों में हंसता रहा करो, और कोई काम नहीं। अगली बात, दूसरा तो वो हरकत वाली गलत कर ही रहा है, वो वाली हरकत जो है हाई रेट। वो क्लास वाले आपसे आगे हैं जो इस वक्त घर बैठ के ये क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, जो लेंगे शाम को। क्यों आपसे आगे की चीज़ें? वो उनको पता है एग्जैक्ट कितने मिनट रह गए हैं, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आगे चलें, वो वीडियो लगाते ही देखते हैं कि रिमेनिंग कितने रह गए हैं, वो चलते हुए वाले मिनट नहीं, वो चेंज करने की ऑप्शन होती है ना। अच्छा, और दूसरी गलत हरकत बताएं क्या है? बिजनेस, अपने बिजनेस से डिसऑनेस्टी करना, कि ज्यादा रेट एक्सेप्ट करें ताकि बेटे को लोन मिल जाए। ये 2 बातें गलत हैं। और उमर शेख इंटिमिडिएशन थ्रेट ही बस फेस कर रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट है इसका कोई? इसका तो कोई नहीं है, उमर शेख का सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें इसका कोई। डन, इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, साथ वाले को गले मिलें, कैमरा बंद करो, रिकॉर्डिंग, गले मिलें साथ वाले को।